नमस्कार डॉक्टर्स। प्रैक्टिकल्स के लिए कैसे कैसे अप्रोच करना है, कौन कौन से टेबल पे कैसे कैसे हमें क्या जुगाड़ लगाना है ताकि हम पास हो जाए, पासिंग नंबर लेकर के बाहर निकल जाए। अगर हम पास होने वाले व्यक्ति थे तो हम ऑनर्स लेकर के आ जाए। मतलब जो भी हमारा एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होने वाला था कल के प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में, वो थोड़ा सा इन्हांस हो जाए। तो उसी के लिए ये वीडियो है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। थोड़ा सा मैं तुम्हें स्ट्रीट स्मार्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें थोड़ा सा जुगाड़ लगाना है, मतलब जुगाड़ लाइक एथिकल जुगाड़ लगाने की बात कर रहा हूँ। तो तुम ध्यान देना, समझना इस चीज़ को। सबसे पहले तो यार ये चीज़ पे फोकस कर लो। जो सोसाइटी तुम्हें बताती है वर्क ऑन योर वीकनेस, कतई नहीं, यहाँ पे काम नहीं करता। ठीक है, इग्नोर योर वीकनेस, मैं बोल रहा हूँ इग्नोर करना वीकनेस को। अपने वीकनेस को अभी कल के लिए इग्नोर कर दो और अभी तुमको करना है अपने स्ट्रेंथ पे काम। ठीक है, जो भी तुम्हारा स्ट्रेंथ है उस पर अभी तुम्हें काम करना है। मैं प्रूव कर रहा हूँ कि कैसे कैसे है ये प्रैक्टिकल के फील्ड में क्यों इंपॉर्टेंट है ये वाला कोट। तुम ध्यान देना थोड़ा। ये वाला मैंने पिछले वीडियो में शेयर कर रखा हुआ था कि कैसे कैसे क्या क्या डिविजन है हमारे पास होने के लिए। सबसे पहले देखो, तुम स्पॉटर्स में घुसोगे। तुम स्पॉटर्स में जब तुम घुस रहे हो ना, तो वहाँ पे तुमको ये ध्यान रखना, वहाँ पे हर एक टेबल लगेगा। मतलब एक टेबल में वो बेल बजाते रहते हैं और एक एक स्पॉटर यहाँ होगा, फिर एक स्पॉटर यहाँ होगा, एक स्पॉटर यहाँ यहाँ यहाँ। पांच करके स्पॉटर होंगे और ऐसे हो सकते हैं कि दो टेबल हो। ठीक है, एक हेमाटोलॉजी का स्पॉटर अलग हो, एक चार्ज का स्पॉटर अलग हो, या फिर एक इंस्ट्रूमेंट का स्पॉटर अलग हो, डिपेंडिंग ऑन योर कॉलेज। लेकिन याद रखना कि जो भी टेबल होगा, एक अगर तुमने एक स्पॉटर को क्या टेबल तुमने वहाँ पे अपीयर करा है, तो वहाँ पे तुम सिर्फ एक नंबर ही लेकर के आओगे। हाँ, वहाँ पे दो क्वेश्चन भले ही लिखे रहते हैं, दो क्वेश्चन होंगे, लेकिन वो दोनों क्वेश्चन हाफ हाफ मार्क्स के ही होंगे। तो यार वहाँ पे ध्यान दो कि एक टेबल होगा, दो क्वेश्चन होगा, लेकिन हाफ मार्क्स ईच का होगा। तो तुम्हें वहाँ पर तुम्हें 30 सेकंड का विंडो मिलता है, 30 सेकंड या फिर 1 मिनट का मिलता है। इतना कोई क्लियर डिमार्केशन नहीं होता। वो एग्जामिनर जो होता है, जो भी बेल बजा रहा होता है लास्ट टाइम, वो अगर तुम लास्ट के हो में हो, तुम्हारा रोल नंबर थोड़ा लास्ट की तरफ आ रहा है, तो एग्जामिनर भी फटीग फैक्टर में चला जाता है। अगर वो 1 मिनट का टाइम अलॉटेड रहता है तो 45 सेकंड में ही बेल बेल बजाने लग जाता है। ये ह्यूमन एरर है, ये तुम्हें मान के चलना पड़ेगा। तो तुम्हें इतना समझना पड़ेगा कि कमी बहुत कम विंडो है। और ऐसा नहीं कि मतलब तुमने एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, फिर अगले जब तुम टेबल पे भी गए तो वो तुम पिछले का ही आंसर लिख रहे हो। तुम्हें थोड़ा सा टाइम बचाते हुए चलना पड़ेगा और अपने को आपको बहुत अटेंटिव रखना पड़ेगा। मैं तो बोलूँगा थोड़ा सा नाश्ता करके जाना, और चाय कॉफ़ी कुछ तो एक ले लेना, मतलब कुछ तो कैफीन जैसा चीज़ लेके रखना, क्योंकि तुम्हें एक्टिव रहना है। प्रैक्टिकली एक ऐसी चीज़ होती है। थ्योरी तो यार कोई भी ऐरा गैरा पास हो सकता है, तुम्हें मालूम है कि थ्योरी कैसे पास होता है। लेकिन प्रैक्टिकल ऐसी चीज़ होती है जो कि मतलब तुम्हें जो रियल लाइफ सिनेरियो के साथ फील कराती है। तुम्हें ह्यूमन का इंटरेक्शन फील होता है। तुम्हें मतलब लाइफ में तुम जब पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे होगे, अपने सीनियर्स के साथ इंटरेक्ट करोगे, वो चीज़ वो जो फीलिंग है ना, वो तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जाम से दिलाते हैं। तो हमें अभी तक पता भी चल गया होगा कि थ्योरी तो कुछ भी था नहीं, अभी तो मेन तो खेल तो कल से शुरू है। तो एनीवेज, मैं स्पॉटर्स में बोल रहा हूँ कि मिनिमम राइटिंग करनी है। मिनिमम राइटिंग तब करनी है और एक मैक्सिमम राइटिंग तब करनी है जब, समझना है पहले हमें, मिनिमम राइटिंग हमें तब करनी है जब हमें आंसर आता हो। अगर हमें आंसर आता है कि मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम पूछ रखा हुआ है, तो तुम्हें मालूम है 1200 ml। ठीक है, तो तुमने धड़ाक से लिखा 1200 ml और तुम आगे बढ़ गए। ठीक है, या फिर तुम अगले टेबल की तरफ तुम थोड़ा सा पीक कर रहे हो, थोड़ा सा वहाँ पे तुम देखने की कोशिश करो कि अगले टेबल पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट लिखा हुआ है, उसके बारे में क्या क्वेश्चन पूछा हो सकता है। तो अपने माइंड को प्रिपेयर कर रहे हो, वो तुम टाइम उसमें यूटिलाइज कर लो। ज़्यादा तुमको लिखने की जरूरत नहीं है, हाफ मार्क्स का ही तो है। ठीक है, 1200 ml लिखोगे, हाफ मार्क्स तो मिलने वाला है। लेकिन अगर तुम्हें मालूम ही नहीं है कि रेसिडुअल वॉल्यूम का वॉल्यूम कितना है, तो फिर तुमको मैक्सिमम राइटिंग वहाँ पे करनी पड़ेगी। समझ रहे हो पैराडॉक्स? पैराडॉक्स ये कि अगर तुम्हें ज़्यादा पता है, मतलब आंसर पता है, तो तुम्हें मिनिमम राइटिंग करके नक्की करना है और अगले टेबल की तरफ देखना है। अगर तुम्हें सब कुछ मालूम है स्टॉप टेबल का, ठीक है तो। लेकिन अगर तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम है, लाइक तुम्हें रेसिडुअल वॉल्यूम का बस इतना ही आइडिया था कि वैल्यूज तुम्हें मालूम ही नहीं है, तुम्हें बस इतना पता है कि वो थोड़ा बहुत जो लंग में वॉल्यूम बच जाता है, तो फिर तुम कहानी बनाओ। ठीक है, तुम मैक्सिमम राइटिंग करो। अरे, एग्जामिनर क्या करेगा, हाफ नंबर से भी क्या कम क्या देगा, कुछ तो देगा ना वो। ठीक है, तो हो सकता है कि शायद अच्छा एग्जामिनर चेक करे, फिर तो तुम्हें हाफ नंबर दे दे, डिस्पाइट कि तुम्हें आंसर मालूम भी नहीं था। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान दो, यहाँ पे स्पॉटर्स में कुछ ना कुछ लिखना है। कितना लिखना है, कब लिखना है, वो तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पे डिसाइड करेगा। वहाँ पे तुम्हारा लेवल ऑफ डिफिकल्टी डिसाइड करेगा क्वेश्चन का, और ऑफ कोर्स तुम्हारा प्रिपरेशन डिसाइड करेगा। इन डाउट, अगर कभी भी डाउट पे आ जाओ, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि तुम बहुत एथिकल व्यक्ति थे, क्लास टू 11 12 में तुमने कभी आज तक चीटिंग नहीं करी थी, ये वो, ऐसा नहीं है यार। मतलब तुमको सीख हेल्प करना चाहिए। मतलब ये एक टीम गेम है। तुम किसी की हेल्प कर उनसे मांग लोगे, ठीक है, तुम्हारे फ्रेंड से। ठीक है, तो अगर वो नहीं करता है तो नहीं करता। ठीक है, लेकिन तुमने एटलीस्ट एक बार उसको हेल्प करा, मांग लिया ना। ठीक है, मैंने ये नहीं बोल रहा कि तुम उसको बस पोक करते रहो और वो बेचारा डिस्टर्ब होता रहे। लेकिन अगर तुम एक बार हेल्प मांग ही लो ना, हो सकता है कि तुम चार पांच टेबल में से एक या टेबल या दो टेबल में ही कंफ्यूज हो रहे होगे, पूछ लो। ठीक है, हो सकता है कि वो भी कभी कंफ्यूज होगा, तो वो भी तुमको बता सकता है। ये एक टीम गेम है।
और मैं ये भी बोलूँगा अगर तुमसे कोई हेल्प मांग रहा है प्रैक्टिकल एग्जाम में तो उसकी हेल्प कर दो, ठीक है? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि तुम हेल्प नहीं करोगे तो वो सामने वाला पास नहीं होने वाला, पास तो होएगा ही कोई भी, ठीक है? और लाइक इट्स बहुत ही ज़्यादा अगर तुम्हारी सिचुएशन मतलब ड्रास्टिकली तुम्हारा लो है और मतलब तुमने बहुत ही मतलब वाहियात सा कुछ कर दिया एग्जाम में, तभी तुम फेल किए जाओगे। तो टेक्निकली मैं तो बोलूँगा कि थोड़ा सा टीम गेम बना करके रखा करो, ये बहुत फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक ये तुम्हारी यूनिटी तुम्हारे काम आएगी। और मैं तो ये नहीं बोल रहा ना कि तुम्हारे 50 या 30 बच्चे जो भी तुम्हारे साथ घुस रहे हैं सबके साथ ही तुम्हारे को टीम वर्क करना है। एक या दो बंदे जो होंगे तुम्हारे जो क्लोज फ्रेंड होंगे उनके साथ ही बना के रखो, और वही तुम और वो तुम्हारे साथ बना के रखेंगे, काम बन जाएगा। तो इन डाउट सीक हेल्प, ठीक है? कभी भी अपना चौड़ में नहीं घुसना कि यार मैंने तो किसी से नहीं पूछा, यार 2 नंबर कम मिल जाएंगे ना, और जब ऑनर्स नहीं मिलेगा, ठीक है, 75 में से 2 नंबर मतलब 75 मार्क्स में से मतलब 1 या 2 नंबर की वजह से तुम्हारा ऑनर्स नहीं निकल रहा होगा, तब तुम्हें पता चलेगा। हेमाटोलॉजी, हेमाटोलॉजी मैं बहुत ही डाइसी मानता हूँ उस चीज़ को, क्योंकि हेमाटोलॉजी में एरर के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तुम्हें मतलब पता नहीं, तुम लॉन्ग केस शॉर्ट केस बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लॉन्ग केस का ही बात करता हूँ मैं, शॉर्ट केस तो अमूमन हो ही जाता है। लॉन्ग केस में देखो डीएलसी आएगा और आरबीसी का काउंट आएगा। तो तुम वो जब डीएलसी का प्रिपरेशन करने जा रहे हो, वहाँ पे एक बहुत सारे कॉलेजेस क्या करते हैं, वो बहुत सारे चिट्स उठाते हैं और मतलब तुम्हारे लक पे डिपेंड करता है कि टीएलसी या आरबीसी आए, तो तुम्हारा लक खराब है ऑफकोर्स, और डीएलसी आता है तो लोग उसको ज़्यादा फेवरेबल मानते हैं। तो जो लीशमान स्टेन है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उनका क्या क्या फंक्शन है, वो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है? अगर नहीं भी पता है तो प्लीज़ मुझे रिक्वेस्ट करना, इस वीडियो के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, मैं उस पर भी वीडियो बना दे देता हूँ। बट आई गेस ये सबको मालूम है, ठीक है? टीएलसी और आरबीसी की अगर बात करोगे तो जो फ्लूइड का कंपोजिशन है ना, ये टर्क्स फ्लूइड आता है यहाँ पे और यहाँ पे हेम्स फ्लूइड आता है, ठीक है? तो उनके भी फ्लूइड का कंपोजिशन पता होना चाहिए और तुमको उनका रोल पता होना चाहिए। अगर तुमको इतना ही चीज़ पता है, ठीक है, और बाकी तुमने कुछ भी नहीं कर, ठीक है, तुमने वहाँ पर बहुत सारे फैलेसीज आ सकते हैं ना, कि तुम्हारा माइक्रोस्कोप खराब था, तुम्हारे को तुम जहाँ पे खड़े थे वहाँ पे लाइट नहीं आ रही थी, तुमने स्लाइड प्रिपेयर नहीं किया, तुमने कुछ तो डाइल्यूशन फैक्टर में कुछ गलत गड़बड़ कर दिया, तुमने स्टेनिंग में कुछ गड़बड़ कर दी, ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो वहाँ पे अगर कोई भी दिक्कत होता है ना, तो स्टिल तुमसे एग्जामिनर ये सारी चीज़ें पूछेगा और तुमसे थोड़ा बहुत स्टेप्स पूछ सकता है, ठीक है? अगर तुमने इतना बता दिया तो तुम पास तो हो रहे हो। और ये मैं तो बोलूँगा कि इस टेबल को थोड़ा सा ये मिनिमम एफर्ट जाने वाला चीज़ है, ठीक है, और मैक्सिमम रिटर्न देने वाला चीज़ है, और इस पे ज़्यादा टाइम भी वेस्ट करने का वाला बात नहीं होता, ठीक है? क्योंकि तुम्हें मालूम रहता है कि तुम्हारा क्या आने वाला है, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती है कि जैसे मतलब तुम लाइक 1 घंटे का तुम्हें टाइम मिल रहा होता है, तो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट हार्डली 30 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है, लिखना विखना मिला करके 40 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है। बाकी के 20 मिनट में तुम अपने फ्रेंड के साथ या फिर खुद ही मन में रिवाइज कर सकते हो कि तुम्हारे को, अगर तुम टीएलसी आया था तो टीएलसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे तुम मतलब उसे पढ़ सकते हो, ठीक है? आई वोंट से कि तुम कहाँ से पढ़ोगे, तुम चाहो तो तुम अपने कोई रिसोर्सेज को यूज़ कर लो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, अगर तुम एग्जामिनेशन हॉल में घुस गए और तुम्हारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, तो फिर से मैं बोलूँगा सीक हेल्प, ठीक? किसी ना किसी से तो पूछ लो कि मतलब क्या फ्लूइड था, ये सब चीज़ था, बस उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए याद तो रख लो। अब देखो शॉर्ट केसेस में तो वो हीमोग्लोबिन वाला आएगा, ठीक है? तो उसमें भी तुम्हारे पूछेगा क्या क्या स्टेप्स है, क्या क्या मतलब एसिड हेमाटिन का क्या रोल है, ब्लड ग्रुपिंग पूछेगा तो लैंडस्टीनर लॉ तो तुमको पता होना चाहिए। मैं तुमको वही सारे कीवर्ड्स बता रहा हूँ जिससे को अटर करके तुम पास हो पाओगे। और क्या बचता है? बीटीसीटी बचता है। बीटीसीटी का तो नॉर्मल टाइम तो वो पता होना चाहिए, थोड़ा एक दो डिसऑर्डर का भी नाम याद रख लेना कि बीटी कहाँ पे बढ़ जाता है, सीटी कहाँ पे बढ़ जाता है, हीमोफीलिया या नहीं, ये सब ये सारी सी चीज़ें, ठीक है? अगर तुमको सारा चीज़ पता ही है तो मैं तो बोलूँगा थोड़ा सा प्लेटलेट्स भी पढ़ के जाना, क्योंकि वो अगर पीटीसीटी में के बाद वो लोग प्लेटलेट्स में घुस जाते हैं, अगर तुम्हें ऑनर्स पाना है तो। लेकिन पास होना है तो उतना जितना भी मैंने बोल दिया उतना ही अगर तुमने एग्जामिनर के सामने अटर कर दिया विद सही एक्सप्लेनेशंस, तो यू विल बी गेटिंग द पासिंग मार्क्स विद ईज, ठीक है? अगला है टेबल पे हम लोग बढ़ते हैं जिसका नाम है ऑस्पी। ऑस्पी में देखो, ये ऑस्पी बहुत ही डाइसी सिचुएशन है, मतलब उससे भी ज़्यादा, मतलब ये हेमाटोलॉजी में तो मतलब तुमने जो भी प्रोसीजर वगैरह करा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई देखने वाला नहीं था, तुमने कोई स्लाइड खुद से बनाई कि नहीं बनाई, दूसरे की ले ली, कौन देख रहा है? लेकिन ऑस्पी तो एक मतलब ऐसा चीज़ है कि रियल लाइफ में तुम्हारे सामने एग्जामिनर बैठा होगा, तुम्हारे सामने पेशेंट बैठा हो सकता है कि तुम्हारा खुद का कोई कलीग भी हो, तो भी तुम वो मतलब ऑस्पी के टाइम पे पूरा हर चीज़ को मेंटेन करके जाना है। देखो ऑस्पी एक ऐसी चीज़ है ना, वहाँ पे मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि ऑस्पी में 5 मार्क्स होते हैं, लेकिन 5 मार्क्स में से पासिंग और नॉन पासिंग ये तो डिपेंड करता है तुम्हारे अपीयरेंस पे। तुमने गंदी सी एप्रन पहन के रखी हुई है, तुम नहाए बिना गए हुए हो, तुम्हारे बालों को देख के लग रहा है कि तुमने कल ही अपना मतलब 20 साल का कारावास काट के मतलब तुम लौटे हुए हो, ठीक है? तुम्हें कोई एग्जामिनर पसंद भी नहीं करेगा, मैं वो सोचेगा ही नहीं कि मैं उसको अपने सामने 1 मिनट भी इंटरटेन करूँ,
ठीक है, तुम्हारे को अजीबोगरीब से फेस बना करके निकाल देगा। ठीक है, प्लीज़ थोड़ा सा मतलब एस्थेटिक लुक में जाना। कोई भी अपने डॉक्टर को ना मतलब ऐसा स्लम्बर लुक में नहीं देखना चाहता। ठीक है, मैं लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, बाकी तो तुम्हारा मन है, तुम चाहो तो मतलब पजामा और स्लीपर्स पहन के चले जाओ। बट क्या है मतलब, थोड़ा सा तो डेकोरम मेंटेन करोगे ना। तो ऑस्पी वाली चीज़ में वो डेकोरम वाली चीज़ आ जाती है, तुम्हारा पर्सनैलिटी वाला भी चीज़ आ जाता है। तो अब देखो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल में बता रहा हूँ, अगर एक किसी ने तुम्हें बोला माइट्रल हार्ट साउंड का ऑस्कल्टेशन करके दिखा, तो तुम क्या कर रहे हो, तुम मतलब वहां पे उतरे, तुमने फटाक से स्टेथो पकड़ा और ले करके उसके सामने वाले पेशेंट के सीने में दबा दिया। भाई गलती हो जाएगी, ऐसा मत करना। ठीक है, ये एक प्रोसेस है। ठीक है, इसको प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप तुमको आगे बढ़ना है। 5 नंबर कोई सामने वाला बस तुमको बस उस स्टेथो को सीने में घुसाने के नहीं दे रहा है। ठीक है, तुमको पहले तो कंसेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, कंसेंट लेने के बाद तुमको उसको प्रॉपर अश्योरेंस करना पड़ेगा कि सर मैं आपके ये एग्जामिनेशन करने वाला हूँ, और मैं कैसे कैसे करने वाला हूँ, वो पूरी तुम एग्जामिनेशन का प्रोसेस उसको समझाओगे, अपनी भाषा में समझा दो। नॉट नेसेसरी कि तुम उसको इंग्लिश में ही बोल रहे होगे, तुम बंगाली भी यूज़ कर सकते हो। मैंने देखा है कि बहुत सारे ऑनर्स वाले स्टूडेंट बंगाली में भी यूज़ करते हैं। और आई आई गेस कि हिंदी थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि मत ही यूज़ करो। ठीक है, लेकिन इंग्लिश इंग्लिश इज़ द सेफ साइड, इंग्लिश सबसे ज़्यादा सेफ साइड है। अगर लेकिन हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर कुछ भी ना ऑप्शन हो तो फिर तुम यार अपनी मातृभाषा इंग्लिश हिंदी जो भी इंग्लिश बंगाली किसी में भी, अरे यार हिंदी बंगाली किसी में भी जाके कर दो। लेकिन मैं बोलूँगा कि इंग्लिश में करोगे तो इट्स बेटर। हाँ, एक बार वो चिल्ला करके बोल देना कि डू आई हैव योर कंसेंट, ऐसे तुम कंसेंट बोल देते हो ना, तो सामने वाले को पता चल जाता है हाँ कंसेंट तो दे रहा है और मुझे इसको हाफ मार्क्स तो देने का है। ठीक है, फिर तुमने एक्सपोजर ऑफ चेस्ट करा, तुम कोई भी रेस्पिरेटरी का एग्जामिनेशन करने वाले हो, कोई भी तुम कार्डियक का एग्जामिनेशन करने वाले हो, तो एक्सपोजर ऑफ चेस्ट करोगे। ठीक है, तुम एक बार देख लोगे कि मतलब एग्जामिनर करा रहा है कि नहीं सबके एक्सपोजर ऑफ चेस्ट, लेकिन तुम्हारा बोलना जरूरी है वहां पे क्योंकि उसका 1 मार्क्स होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, लोकेट द एपेक्स बीट, तुम एपेक्स बीट का लोकेशन करोगे। ठीक है, इंट्रा इंटरकोस्टल स्पेसेस का काउंटिंग करके। फिर तुम प्लेसिंग द डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप का जो डायफ्राम वाला हिस्सा होता है, पता है ना, पहले होता है डायफ्राम, होता है स्टेथोस्कोप का। अगर तुमको इंस्ट्रूमेंट में आ गया तो उसके पार्ट्स भी पूछेंगे वो लोग। तो डायफ्राम वाला जो हिस्सा है स्टेथोस्कोप का, वो तुमने माइट्रल एरिया में रख दिया। माइट्रल एरिया को कैसे पहचानेंगे, तो देखो एक तरीका ये होता है, ऑल फिजिशियन टेक मनी, ये याद रखता है। एक निमोनिक के साथ, ऑल फिजिशियन टेक मनी। ऑल मतलब जो आउटिक एरिया है सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे है, फिर फिजिशियन मतलब यार पल्मोनरी एरिया सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे, ये राइट में था, ये लेफ्ट में था। और फिर यहाँ पे जब ट्राइकस्पिड का एरिया का बात करोगे तो ट्राई मतलब 3, थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में है। ठीक है, माइट्रल एरिया फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में है, मिड क्लेविकुलर लाइन के। ठीक है, तो ये तुमने यहाँ पे लगा दिया, माइट्रल एरिया पे तुमने स्टेथो अब लगाया। फिर तुम थोड़ा सा टाइमिंग ऑफ द हार्ट साउंड विद द कैरोटिड पल्स, तो बेसिकली तुम जो हार्ट साउंड है जो सुन रहे हो उसको कैरोटिड पल्स के साथ तुम उसकी टाइमिंग को मैच करोगे। और फाइनली इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट करोगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि तुम जस्ट गए, उस सामने वाले ने बोला कि माइट्रल हार्ट साउंड को ऑस्कल्टेट करो, तुमने स्टेथो उठाया मतलब सामने वाले के सीने में लगा दिया और फिर तुमने बोलना शुरू कर दिया कि हाँ सर माइट्रल हार्ट साउंड मुझे मिल रहा है। ठीक है, तुम अगर मान लो कि तुमने इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट में तुम मतलब कुछ भी नहीं आता था, तुम्हें नहीं पता, तुमने ये भी नहीं पता था कि चलो माइट्रल हार्ट साउंड क्या होता था, कुछ भी नहीं पता, तुमने सिर्फ उसका कंसेंट लिया, एक्सपोजर ऑफ चेस्ट करा है, थोड़ा बहुत मतलब तुमने दिखाने की कोशिश करी है कि तुम मतलब यू नो समथिंग। ठीक है, मतलब तुमको कोई माइट्रल एरिया बोलेगा तो मतलब यू आर नॉट दैट डम कि तुम उसके पेट पे ऑस्कल्टेट करने लग जाओ ना। ठीक है, तुम यू आर नॉट दैट डम कि तुम ट्यूनिंग फॉर्क उठाकर उसके कान को छूने लग जाओ। ठीक है, मतलब तुमको बेसिक सेंस तो पता है कि तुम्हारा चेस्ट पे ही कहीं पे होगा, तुमने हो सकता है कि तुमने पल्मोनरी एरिया पे डाल दिया। ठीक है, लेकिन स्टिल यू यू डिड समथिंग नो। ठीक है, तो इसके लिए तुमको मार्क्स मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ आधा करके मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ पे 1 मार्क्स मिल रहा है, यहाँ पे आधा मिल रहा है, वहाँ पे कहीं पे 1 मार्क्स, अगर इस कहीं भी एक एरिया में तुमने उठा लिया, ठीक है, तो तुम यू आर गेटिंग द पासिंग मार्क्स। ठीक है, तो उसके लिए परेशान नहीं होने वाली ज़रूरत है कि अगर तुम्हारा वीक पॉइंट है तो मतलब मैं सारे के सारे मतलब ऑस्की आज ही बैठ कर कंप्लीट कर लूँ। यू डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम। ऑस्पी के बाद देखो आता है चार्ट्स। मैं बोलूँगा कि अगर तुम्हें कुछ चीज़ रिवाइज करके जानी ही है लास्ट टाइम पे, तो मैं बोलूँगा स्पॉटर्स का रिवीजन कर लो, क्योंकि स्पॉटर गलती नहीं होनी चाहिए। स्पॉटर मतलब 5 में से 5 मिलता है, 10 में से 10 मिलता है, और वो अगर तुमने सिक्योर कर दिया तो मतलब यू आर गेटिंग द पासिंग मार्क्स इन द प्रैक्टिकल्स वेरी इजीली। ठीक है, लेकिन चार्ट्स उसके बाद आता है। चार्ट्स ऐसा चीज़ है ना कि वो तुम्हारा बहुत सारे चीज़ों को एक साथ कवर करता है, तुम्हारे ग्रैंड वाइवा को कवर करता है। ठीक है, चार्ट्स वाले टेबल को कवर करता है, तुम्हारे मतलब पुराने चीज़ों को रिवाइज करवा देता है। तो चार्ट्स वाले टेबल को तो अच्छे से पढ़ के जाओ। ठीक है, और चार्ट्स वाला चीज़ अगर का मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है, इट्स नॉट लाइक कि मैंने वीडियो बनाया हो इसलिए मैं इंपॉर्टेंट कर कह रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। मतलब डिफरेंस समझो। अब क्या है कि लास्ट में वाइवा, वाइवा में मैंने हमेशा 3 ही चीज़ें बोल रखी हुई हैं, CNS, CVS और रेस्पिरेटरी को पढ़ के जाने का है।
ठीक है। टाइम तो नहीं है, ठीक है, अभी तुम नहीं रिवाइज कर सकते हो। तो एटलीस्ट जो भी तुम्हारे 10 ईयर्स में जो 10 ईयर्स बोल रहा हूँ, या फिर जो तुम्हारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आके रखा हुआ है, सीएनएस से तुम बेसल गैंग्लिया पढ़ोगे, ठीक है, यहाँ से तुम मतलब वो फेलियर आ रखा होता है ना, हार्ट साउंड का फेलियर, ये सब चीज़ वो सब पढ़ोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुमको पता होना चाहिए। और यहाँ पे जैसे अक्यूट माउंटेन सिकनेस है, तो ये सारी चीज़ें अगर तुम पढ़ के जा रहे हो, बेसिक बेसिक सी चीज़ें, और तुम चार्ट्स पढ़ोगे ना, चार्ट्स चार्ट्स पढ़ोगे, तो तुमको पता चल जाएगा कि मतलब तुमने सीवीएस और रेस्पिरेटरी के तो मैंने चार्ट्स कंप्लीट कर ही लिए है, तो तुम्हारा ग्रैंड वाइवा भी वहीं पे कंप्लीट हो रहा है। तो प्लीज़ थोड़ा सा माइंडफुली जाओगे वहाँ पर, एग्जाम में तुमको सारा का सारा जो खेल होता है, सारा का सारा जो प्रैक्टिकल का जो गेम होता है ना, दैट इज़ फुल्ली, मतलब कि तुम कितने ज़्यादा चौकन्ने हो वहाँ पे, तुम कितना ज़्यादा जुगाड़ लगा सकते हो, कितना ज़्यादा तुम अपने कम से कम नॉलेज से तुम मैक्सिमम मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हो। लाइक रियल लाइफ में भी तो यही है। कम से कम नॉलेज दिखा करके तुम, जैसे कि अपने जो एक्सटर्नल है, जो तुम्हारे टेबल पे एग्जामिनर है, उनसे तुम कितना कम जानते थे, लेकिन स्टिल तुमने उनसे पूरे मैक्सिमम मार्क्स उनसे निकलवा लिए, ठीक है। यही तुम रियल लाइफ में भी खेल है ना। तुम कितना कम जान रहे हो, यू मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि तुम हर चीज़ के बारे में हर चीज़ जानते होगे, तुम कम ही जानते होगे, लेकिन तुम अपने पेशेंट्स के साथ पैसे निकलवा रहे हो, उनका विश्वास जीत रहे हो। दैट इज़ द रियल गेम। तो ऑल द बेस्ट फॉर द रियल गेम। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करो, ठीक है, लाइक करो, और एनाटमी वगैरह के लिए भी अगर वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ, एनाटमी बायोकेम के लिए। थैंक यू।